Good morning, students. Very warm welcome to our online class. Once again, I am Braj Mohan Tiwari, your SST teacher. Today, I am going to teach you History Chapter 6 and the topic is Weavers, Crafts and Industries. अर्थात इस अध्याय का शीर्षक है बुनकर, शिल्प और उद्योग. In this chapter, you will learn how colonial economic policies led to the ruin of traditional handicrafts and industries, about the process of deindustrialization and about the growth of modern industries in India. इस अध्याय में आप उपनिवेशवादी आर्थिक नीतियों की वजह से हमारे देश के जो हस्तकरघा उद्योग, परंपरागत हस्तकरघा उद्योग और अन्य उद्योग जो थे उनका कैसे विनाश हो गया, कैसे वो बर्बाद हो गए, इस पर पढ़ेंगे. अबाउट द प्रोसेस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस अध्याय में आप भारत में विऔद्योगीकरण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और अंत में भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास पर चर्चा करेंगे. लेट अस स्टार्ट नाउ. इन दिस चैप्टर वी विल रीड हाउ द British were responsible for the decline of traditional Indian crafts and industries, particularly the cotton textile industries. इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि कैसे अंग्रेज़ों ने हमारे देश की परंपरागत हस्तकरघा उद्योग, शिल्प और ख़ासकर सूती वस्त्र उद्योग के पतन के लिए कैसे जिम्मेवार थे, इसके बारे में पढ़ेंगे. दिस वाज accompanied by a systematic drain of wealth from India to Britain during the British rule. और इस अध्याय में हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे इन उद्योग धंधों को बर्बाद करके अंग्रेज़ों ने भारत की संपत्ति को अपने फ़ायदे के लिए ब्रिटेन में शिफ्ट कर लिया. Till the late 18th century, the East India Company of Britain was buying goods in India and selling them in European market at higher prices and was making profit. यानी 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत में जो अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, इस कंपनी ने भारत के बाज़ारों से माल खरीदने लगे और इसी यूरोप के बाज़ारों में ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाने लगे. However, with the growth of industrial production, the British industrialists began to see colonies like India as big markets for manufactured products. और इसके साथ साथ जब औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई तो ब्रिटेन के जो उद्योगपति थे उन्होंने भारत को एक बड़े बाज़ार के रूप में देखना प्रारंभ किया और अपने फैक्ट्रियों में बने हुए माल को भारत में बेचने का मन बना लिया. Henceforth the raw material began to be exported from India and the finished goods were imported into India. जिसके परिणाम स्वरूप भारत से कच्चे माल का निर्यात होने लगा और जो कारखानों में माल तैयार होते थे उसका भारत में आयात होने लगा. दिस लेड टू द इकोनॉमिक ड्रेन एंड डिक्लाइन ऑफ द इंडस्ट्रीज, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की जो आर्थिक तंत्र थी यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत क्षतिग्रस्त हो गई, ध्वस्त हो गई. भारत का जो धन था वो बाहर जाने लगा, यूरोप में, खासकर इंग्लैंड में, और भारतीय उद्योगों का पतन हो गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया. यानी भारत का जो आर्थिक ढांचा था उसका निष्कासन होने लगा, यानी यहाँ से भारत का धन विदेशों में जाने लगा. दादा भाई नौरोजी was the first to acknowledge that the poverty of the Indians was due to British exploitation of India's resources and the drain of India's wealth to Britain. सबसे पहले हमारे देश के एक राष्ट्रवादी नेता दादा भाई नौरोजी ने यह अनुभव किया
कि भारत के लोगों की गरीबी का मुख्य कारण है अंग्रेज़ों द्वारा शोषण किया जाना और भारत के संसाधनों का इंग्लैंड में प्रयोग किया जाना। द इकोनॉमिक ट्रेंड थ्योरी वाज एन इंडिकेशन ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर्स कम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉलोनियल सिचुएशन। उन्होंने जो आर्थिक निष्कासन सिद्धांत दिया, यानी भारत की जो गरीबी का मुख्य कारण था, उन्होंने अंग्रेज़ों की उपनिवेशवादी नीति को माना। थ्रू द ड्रेन थ्योरी द एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल वाज एक्सपोज। और दादा भाई नौरोजी ने जो ये इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी प्रतिपादित किया, उससे अंग्रेज़ों की जो दमनकारी नीति थी वो उजागर हो गई लोगों के बीच। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, यानी भारत में जो परंपरागत उद्योग धंधे थे उनका पतन कैसे शुरू हुआ। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, यानी भारत में जो ये परंपरागत उद्योग थे वो नष्ट होने लगे। इसी प्रक्रिया को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी विऔद्योगीकरण कहते हैं। टू साइमल्टेनियस डेवलपमेंट्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन and other countries in Europe and deindustrialization of a number of non-European countries including India. Two simultaneous developments took place during the industrial revolution, यानी औद्योगिक क्रांति के दरमियान दो घटनाएं एक साथ घटी। पहला, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में औद्योगिकरण आरंभ हुआ और भारत तथा अन्य देशों में जो गैर यूरोपीय देश थे वहाँ पर विऔद्योगीकरण शुरू हुआ, यानी वहाँ के उद्योग धंधे बंद होना शुरू हो गए। द प्रोसेस ऑफ डिस्रप्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट्स एंड डिक्लाइन इन नेशनल इनकम हैज बीन रेफर्ड टू एज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। यानी विऔद्योगीकरण का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यह है कि भारतीय शिल्प और परंपरागत उद्योग का जो पतन शुरू हुआ और राष्ट्रीय आमदनी में कमी आई, इसी प्रक्रिया को भारतीय अर्थव्यवस्था का विऔद्योगीकरण कहते हैं। इंडियन क्राफ्ट बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न मेथड्स वेयर प्रोड्यूस्ड इन टू वेज, यानी आधुनिक तरीकों के आने से पहले भारतीय शिल्प जो थे वो इस प्रकार थे। द विलेज आर्टिसान सच एज वेवर्स ऑफ कोर्स क्लॉथ, यानी गांव के जो कारीगर थे जैसे बुनकर जो मोटे कपड़े बुनते थे, कारपेंटर्स एंड स्मिथ्स यानी बढ़ई और लुहार होते थे, प्रोड्यूस्ड आर्टिकल्स फॉर डोमेस्टिक पर्पसेज, ये घरेलू उपयोग के लिए घरेलू उद्देश्य से इन चीज़ों का निर्माण करते थे। The specialized craftsmen in towns produced utility and luxury goods both for the domestic and international markets. और जो विशेषज्ञ शिल्पकार होते थे शहरों में, वो विलासिता संबंधी चीज़ों का निर्माण करते थे जिनका घरेलू के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इस्तेमाल होता था। The production of cotton textiles was one such specialized craft which was carried out in Dhaka, बनारस, कृष्णानगर, लखनऊ, आगरा, मुल्तान, सूरत, अहमदाबाद एंड मदुरई। यानी जो सूती वस्त्र थे हमारे देश के वो बहुत पॉपुलर थे और इनका पूरी दुनिया में इनकी मांग थी। द चीफ लग्जरी आइटम्स वेयर कैलिको एंड मसलिन, यानी मलमल के जो कपड़े होते थे, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स ऑफ वूल एंड सिल्क, मेटल वर्क्स ऑफ आयरन एंड स्टील, कॉपर एंड ब्रास, गोल्ड एंड सिल्वर वर इक्वली फेमस। और जो ऊनी और रेशम के वस्त्र के उत्पाद थे वो बहुत मशहूर थे हमारे देश के। लोहा और इस्पात के जो काम थे वो बहुत मशहूर थे। तांबा और पीतल, सोना और चांदी इत्यादि भी बहुत मशहूर थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेटलर्जी इन इंडिया, यानी धातु से के बारे में भारत के लोगों के पास बहुत अच्छी जानकारी थी। इंडिया हैड ए लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम रॉक एंड सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग, यानी भारत के लोगों के पास जो हुनर थी
वो बहुत अच्छी हुनर थी, उन्हें धातु प्राप्त करने की बहुत अच्छी जानकारी थी। वो अयस्कों से पिघलाकर इन धातुओं को प्राप्त करते थे। इट वाज डन बाय हीटिंग रॉक सॉइल कंटेनिंग ओर एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। यानी वो धातु कैसे प्राप्त करते थे, वे भट्टियों में उन अयस्कों को गर्म करते थे और पिघलाकर धातु प्राप्त करते थे। द एक्सट्रैक्टेड मेटल वाज देन यूज्ड फॉर मेकिंग न्यू यूटेंसिल्स इक्विपमेंट एंड वेपन्स। और इस प्रक्रिया से जो धातु उन्हें प्राप्त होता था उनका इस्तेमाल बर्तन बनाने में, अन्य प्रकार के उपकरण और अस्त्र शस्त्र बनाने में किया जाता था। Francis Buchanan, in his account of South India, and many other European travelers of the 18th century have mentioned in their account regarding the possibility of Europe borrowing the technology of steel making from India at the dawn of the Industrial Revolution। यानी बहुत से दक्षिण भारतीय विद्वानों ने अपने पुस्तकों में यह लिखा है कि औद्योगिकरण का जब शुरुआत हुआ तो यूरोप के देशों ने ये जो धातु प्राप्त करने की जो कला थी वो भारत से सीखी थी। विथ ट्रेडिशनल आयरन स्मेल्टिंग कम्युनिटीज ऑफ बिहार, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया एंड देयर यूनिक प्रोडक्शन ऑफ टफ एंड शार्प आयरन एंड स्टील, इंडिया रिमेन देयर मेजर एक्सपोर्टर टिल द 18th century। Due to British imports of iron and steel from England in the mid 19th century, the Indian steel industry crumbled। यानी भारत में जो लोहा और इस्पात का उद्योग था वो बहुत प्रसिद्ध था। यहाँ के जो लौह और इस्पात उद्योग थे वो बहुत फेमस थे और यहाँ से ही अन्य देशों को निर्यात किया जाता था। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने यहाँ का लोहा और इस्पात को आयात करना शुरू कर दिया तो भारत का जो लौह इस्पात उद्योग था वो ध्वस्त हो गया। द ब्रिटिश इम्पोज हैवी ड्यूटीज ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन स्टील इन द वर्ल्ड एंड साइमल्टेनियसली रिड्यूस्ड इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन ब्रिटिश स्टील टू द मिनिमम। यानी अधिकतम मुनाफा कमाने के लिए अंग्रेज़ों ने यानी ब्रिटिश सरकार ने भारत से जो निर्यात होता था उस पर भारी ड्यूटी लगा दिया, यानी कर लगा दिया। Now come to the next topic, trade with Europe in the 18th century। यानी 18वीं शताब्दी में यूरोप के साथ जो व्यापार था वो कैसे आगे बढ़ा। ट्रेड विद द यूरोपियन नेशंस इन द 17th century वाज हेविली बैलेंस्ड इन फेवर ऑफ इंडिया। यानी 17वीं शताब्दी तक भारत के तरफ झुका हुआ था ये विदेशी व्यापार। Now come to the next page। Spices, indigo, sugar, drugs, precious stones and various works of craftsmanship in exchange India received gold and silver। यानी भारत से बहुत उत्तम क्वालिटी के सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, मसाले, नील, चीनी, दवाइयाँ, मूल्यवान पत्थर और अनेक प्रकार के सामान बाहर भेजे जाते थे और बदले में भारत को सोना और चांदी प्राप्त होता था। हाउएवर द मिड 18th century witnessed the emergence of Bengal as a base of expansion after the East India Company got the दीवानी rights of Bengal। लेकिन मध्य 18वीं शताब्दी यानी 18वीं शताब्दी के मध्य में जब बंगाल एक व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा तो अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया। द प्रॉफिट्स फ्रॉम ड्यूटी फ्री इनलैंड ट्रेड एंड द सरप्लस फ्रॉम दीवानी रेवेन्यू वेयर नाउ यूज्ड बाय द कंपनी टू फिनांस इट्स इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। और यहाँ की जो व्यापार से उन्हें मुनाफा होने लगा उसका प्रयोग उन्होंने भारत में पूंजी निवेश के रूप में किया। द प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स वेयर फोर्स्ड टू सप्लाई देयर प्रोड्यूस टू द कंपनी एट लो प्राइसेज आर्बिट्रेरीली फिक्स्ड बाय देयर ऑफिशियल। यानी अंग्रेज़ों ने मनमाने ढंग से भारतीय सामानों का मूल्य तय कर दिया और ये भी बाध्य कर दिया यहाँ के उत्पादकों को कि उन्हें अपना माल केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बेचना है।
नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंडियाज ट्रांजिशन टू एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। इस तरह धीरे धीरे भारत कच्चे माल का निर्यातक बन गया। ड्यूरिंग द पीरियड 1757 to 1813, the East India Company's objective was to buy maximum quantity of Indian manufactured goods at the cheapest possible price so that substantial profit could be made by selling those goods in Britain and other European countries. The reckless attempts to increase their purchase while forcing down the price adversely affected the traditional Indian export industry, especially the cotton textile industry. यानी 1757 से 1813 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका मुख्य लक्ष्य था बहुत बड़ी मात्रा में भारत में बने हुए माल को खरीद लेना सस्ते दामों पर और उसको यूरोप के बाज़ारों में बेचकर अधिकतम मुनाफा कमाना। और इसका परिणाम यह निकला कि भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग था वो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ द मार्केट। यानी बाज़ार पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो गया। ब्रिटिश टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एट होम, import tariffs and bans on the import of Indian textiles. When the Charter Act of 1813 opened the Indian market for other traders also, more machine-made goods entered the Indian market. यानी अंग्रेज़ों ने जो औद्योगिकरण के दरमियान अपने कारखानों में माल बनाना आरंभ किया उसे भारत के बाज़ारों में भेजना शुरू कर दिया। Similarly, Britain had controlled the export of Indian silks and printed calicoes to Britain by imposing heavy duty on its sale in Britain. Further, the East India Company, which had a monopoly on trade with India, itself became the focus of attack from traders in Britain who had been excluded from having a share in Indian trade. यानी ब्रिटेन ने भारत की जो रेशम वस्त्र उद्योग था उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और ब्रिटेन बाय इम्पोजिंग हेवी ड्यूटी ऑन इट्स सेल इन ब्रिटेन। फर्दर द ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड ए मोनोपोली ऑन ट्रेड, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार था। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देयर वाज ए शिफ्ट इन द इंडियन एक्सपोर्ट्स from manufactured goods to primary products of raw materials in the early 19th century. यानी 19वीं शताब्दी आरंभ होते होते भारत जो कि बने हुए माल का निर्यातक था धीरे धीरे वो कच्चे माल का निर्यातक बन गया। इन अदर वर्ड्स द रॉ मटेरियल्स वर टेकन टू ब्रिटेन एंड द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड देयर वे आर सोल्ड इन इंडिया। दूसरे शब्दों में जब हम कहें तो कच्चे माल भारत से ब्रिटेन भेजा जाने लगा और उसी कच्चे माल को वहाँ के कारखानों में तैयार करके भारत के बाज़ारों में बेचा जाने लगा, जिसका भारत के उद्योग धंधों पर बहुत बुरा असर हुआ। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। यानी 19वीं शताब्दी में भारत में औद्योगिकरण का आरंभ कैसे हुआ इस पर चर्चा करेंगे। द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री इन इंडिया वाज कंसिडर्ड बाय द ब्रिटिश एज ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एज इट हैड हैपेंड इन द वेस्ट। यानी भारत में जो परंपरागत उद्योगों का पतन था उसे अंग्रेज अधिकारियों ने औद्योगिकरण का एक अंग माना। उनका कहना था या मानना था कि ये जो परंपरागत उद्योग धंधे हैं इससे भारत का ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है, इसलिए उद्योगों का आधुनिकीकरण कर दिया जाए। इन इंग्लैंड द सफरिंग काउड बाय द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट वाज सून एक्कम्पनीड बाय ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड इनकम जनरेटिंग इफेक्ट ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज। और जब भारत में हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड के उद्योग धंधों में कारखानों में नौकरी का जो अवसर था वो बढ़ गया। In colonial India, the artisans were made to bear the burden of development in a country 6,000 miles away, since the growth of Indian factories was non-existent before the 1850 and 1860 and painfully slow even afterwards. अब अंग्रेज़ों की फैक्ट्रियों में
कुशल कारीगरों की आवश्यकता तो थी, लेकिन भारत के जो कारीगर थे उनमें यह नहीं क्षमता थी कि वो इतनी दूर इंग्लैंड की यात्रा करके वहाँ के कारखानों में काम करना शुरू कर दें। वहाँ की यात्रा बहुत कठिन था, कठिनाइयों से भरा हुआ था। द ओनली चॉइस लेफ्ट फॉर क्राफ्ट्समैन इन राजस्थान वाज टू टर्न टू एग्रीकल्चर। तो जब भारत के कारीगरों के लिए, शिल्पकारों के लिए इंग्लैंड जाकर उनके कारखानों में काम करना असंभव हो गया, तो उनके लिए बस एक ही विकल्प बचा कि वे अब अपने पुराने काम धंधे को छोड़कर कृषि में लग जाएं। द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ रूरल क्राफ्ट्स ब्रोक अप द यूनियन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन द कंट्री साइड एंड दिस इन टर्न लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी। यानी भारत की जो सेल्फ सफिशिएंट यानी आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो चौपट हो गई, समाप्त हो गई। नाउ गो टू द नेक्स्ट पेज। Peasants who had supplemented their income by part-time spinning and weaving now had to rely overwhelmingly on cultivation. ऐसे किसान जो स्पिनिंग और वेविंग का पार्ट टाइम काम करते थे, अंशकालिक काम करते थे, अब उनसे वो काम छिन गया, चूँकि ये जो काम था बुनकरों का वो बंद हो गया। अब ये किसान भी पूर्णतः कृषि पर निर्भर हो गए। हंड्रेड्स ऑफ रूरल आर्टिसान्स लॉस्ट द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। सैकड़ों ग्रामीण कारीगर जो थे और शिल्पकार थे वो अपने जीविका के जो परंपरागत स्रोत थे वो खो दिया, उनके हाथ से छीन गई ये रोजी रोजगार एंड बिकेम एग्रीकल्चरल लेबरर्स, और इस तरह वे खेतीहर मजदूर बन गए। दिस इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर वाज वन ऑफ द मेजर काउजेज ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल। और काम धंधों के छीन जाने के वजह से कृषि पर दबाव ज़्यादा बढ़ गया, और जिसके परिणाम स्वरूप भारत के लोग गरीबी से जूझने लगे। यानी अंग्रेज़ों के शासन में भारत के लोग बहुत गरीब हो गए। लेट अस टेक ए क्लोजर लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अब हम नीचे दिए गए एग्जाम्पल से समझेंगे कि उपनिवेशवादी आर्थिक नीतियों के वजह से भारत के वस्त्र उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा, कैसे उसका पतन हुआ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कंडीशन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन प्री कॉलोनियल इकोनॉमी, यानी अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत के जो वस्त्र उद्योग थे उनकी दशा कैसी थी, पहले उस पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद हमारी वो समृद्ध परंपरा थी वो कैसे नष्ट हो गई उस पर चर्चा करेंगे। फ्रॉम द मिडाइवल टाइम्स टिल द 19th century, India's skilled weavers had been making use of the loom for weaving clothes and the spinning wheel or the charkha for spinning cotton and yarn। यानी मध्यकालीन अवधि के समय से ही, यानी मध्यकाल के समय से ही और 19वीं शताब्दी तक भारत के जो कुशल बुनकर थे उन्होंने लूम यानी हथकरघा और चरखा का इस्तेमाल करते थे कपड़ों को बुनने के लिए, धागों को बनाने के लिए। द स्पिनर सोल्ड देयर यार्न टू द वेवर, और ये जो स्पिनर्स थे वो अपनी धागों को बुनकरों के पास बेच देते थे। वेवर्स लिव्ड इन वेविंग विलेजेस एज ए क्लोजली नीट कम्युनिटी बिकॉज इट हेल्प देम टू बार्गेन बेटर विथ मर्चेंट्स एंड लेटर विथ कंपनी ऑफिशियल। और ये जो बुनकर थे जो कपड़े तैयार करते थे वे मिलजुल कर एक साथ रहते थे, जिससे उन्हें मोल भाव करने में व्यापारियों से और बाद में कंपनी के अधिकारियों से मोल भाव करने में सहूलियत होती थी। मोस्ट वेवर्स ओन 1 लूम बट सम कुड ओन 2 to 5 लूम, यानी अधिकांश बुनकरों के पास कम से कम एक हथकरघा यानी जो मशीन थी जिस पर कपड़े बुने जाते थे, और कुछ लोगों के पास 2 या 5 हथकरघे होते थे। हेड वेवर्स रिप्रेजेंटेड देयर वेविंग विलेज टू फॉरेन एजेंट्स, और जो मुख्य बुनकर होते थे उस गांव के वो विदेशी एजेंटों से संपर्क में होते थे जो उनके माल को बाहर भिजवाता था। इंडिगो, मैडर, टर्मरिक एंड
सेफ्लावर वेयर द मोस्ट कॉमन प्लांट्स टू डाई द क्लॉथ। अब इन कपड़ों को रंगाई का काम कैसे होता था? इन कपड़ों की रंगाई हल्दी से और नील जो ये पौधे होते थे, इन पौधों के रसों को निकालकर इन कपड़ों की रंगाई की जाती थी। The highly specialized skills of the Indian weavers and the low production cost gave competition to the European manufacturers, which led to the invention of labor-saving devices in Britain like the flying shuttle, the spinning jenny and the steam engine. अब जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई तो वहाँ मशीनों से कपड़े बनाए जाने लगे, जिससे भारत में बनाए हुए हाथ के जो बने हुए कपड़े होते थे वो नहीं टिक पाते थे उनकी तुलना में। फाइल ब्रिटेन reaped advantage of the industrial revolution, the Indian textile industry suffered due to the loss of their European market. अब इंग्लैंड के बाज़ारों में जो मशीन से बने हुए कपड़े थे वो सस्ते बिकते थे और भारत का जो हाथ से बना हुआ माल था वो महंगा बिकता था। तो औद्योगिक क्रांति के वजह से जो अंग्रेज़ों को जो विशेष फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि भारत के वस्त्र उद्योग को बहुत घाटा उठाना पड़ा और अंग्रेज़ों को बहुत मुनाफा हुआ। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्री अंडर द ब्रिटिश। यानी अंग्रेजी शासन के अधीन भारतीय परंपरागत वस्त्र उद्योग का पतन कैसे हुआ। आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ अदर यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया एंड द राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पावर, द ब्रिटिश बिगन टू यूज देयर मोनोपोली टू इन्फ्लुएंस द मार्केट टू देयर ओन एडवांटेज। यानी जब भारत में अन्य यूरोपीय कंपनियां अंग्रेज़ों से पराजित होकर चली गईं तो भारत के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार हो गया और वो अपनी सैन्य और राजनीतिक शक्ति के बलबूते भारत के बाज़ार पर कब्जा जमा लिया। अंडर द कंपनीज रूल द मैसिव टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री which worked through a smooth chain of peasant cultivators, the local market, domestic spinners and home-based weavers was completely destroyed. तो कंपनी शासन के तहत मैसिव टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विच वर्क थ्रू ए स्मूथ चेन ऑफ पीजेंट, यानी हमारे देश में एक जो श्रृंखला थी किसानों की, बुनकरों की, स्थानीय बाजार की, वो सब ध्वस्त हो गई। इन द लास्ट 3 डिकेड्स ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशक, यानी 1770 से 1800 ईस्वी के बीच, द इंग्लिश रिड्यूस द प्राइसेज पेड टू द नेटिव आर्टिसंस इन द कंट्री टू रीप हाई प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स इन द यूरोपियन मार्केट। यानी अंग्रेज़ों ने जो देसी हमारे देश के जो कारीगर थे उनकी कीमतें कम कर दी। अनदर ऑपरेसिव प्रैक्टिस वाज द मैनिपुलेशन ऑफ द प्राइस ऑफ रॉ कॉटन। Bengal, for example, received the finer varieties of cotton from the Deccan. The British officials purchased Deccan cotton in bulk and sold it to the weavers of Bengal at a very high rate. Moreover, cloth making was taxed at various stages multiple times. यानी भारत के जो कारीगर कपड़े बनाते थे उस पर कई गुना कर बढ़ा दिया गया। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन यूरोप कपल्ड विथ हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज, यानी भारत से जो माल भेजे जाते थे उस पर भारी कर लगा दिए गए। ऑन द इंडियन गुड्स इन ब्रिटेन एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज ड्यूरिंग द 18th and 19th century till 1813 इंडियन इंडस्ट्री स्पेशली द टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज एडवर्सली अफेक्टेड इन 2 ways। यानी 1813 ईस्वी तक आते आते भारत का जो उद्योग था, खासकर वस्त्र उद्योग, वो बुरी तरह प्रभावित हुआ। द कंपनी reduced the weavers to the status of indentured labor by forcing them to take an advance from the company. In 1789, for example, the weavers were forced to pay a penalty of 35% on the advance taken if they defaulted in supplying goods. यानी अंग्रेज़ों ने जो बुनकर थे उनको पहले तो कर्ज दिया और उन्हें बाध्य कर दिया कि यदि वे समय पर माल सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो उन पर उनको 35% की पेनाल्टी यानी जुर्माना लगाया जाएगा। द ब्रिटिश पार्लियामेंट इम्पोज एन इंक्रीज कंसोलिडेटेड ड्यूटी ऑन कंजम्पशन ऑफ कैलिकोज एंड मसलिन्स इन ब्रिटेन। और
ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी ब्रिटिश की संसद ने इम्पोज एन इंक्रीज कंसोलिडेटेड ड्यूटी लगा दिया, यानी कर लगा दिया मलमल के कपड़ों के उपभोग पर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। Due to the discriminatory colonial economic policy, India was reduced almost totally to the status of an exporter of raw or processed agricultural goods। तो ये जो पक्षपातपूर्ण उपनिवेशवादी आर्थिक नीति थी, इसके वजह से भारत पूर्णतः कच्चे माल का निर्यातक बनकर रह गया। इंडिया ceased being an exporter of cotton cloth and became an importer of cloth and yarn, while England stopped importing cloth from India। इंग्लैंड ने भारत से कपड़े का आयात यानी कपड़े मंगाना बंद कर दिया और भारत जो है, जो पहले कपड़ों का मुख्य निर्यातक था, वो आयातक बन गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया। द सेकेंड यानी भारत में आधुनिक उद्योग। द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century सॉ द इमरजेंस ऑफ ए फ्यू मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया। यानी 19वीं शताब्दी का जो मध्य भाग था, सेकेंड हाफ, उसमें कुछ आधुनिक उद्योगों का उदय हुआ। दीज वेयर मोस्टली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश कंपनी, लेकिन इसके मालिक जो थे वो अंग्रेज थे, वहाँ की कंपनियाँ थी। A few were owned by Indians, but they failed to develop without support from the government। कुछ कारखानों या कुछ उद्योग धंधों के मालिक भारत के लोग थे, लेकिन उन्हें सरकार से कोई समर्थन हासिल नहीं था, इसलिए वो अपने उद्योग का ज़्यादा विकास नहीं कर सके। इट वॉज अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th century and the restrictions set by the world wars which fueled the development of modern industry in India in the 20th century। Industrialization on a large scale, however, occurred only after India's independence। यानी 19वीं शताब्दी के अंत तक जब भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुआ तो कुछ आधुनिक उद्योगों का विकास शुरू हुआ, लेकिन बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण भारत की आज़ादी के बाद ही प्रारंभ हुआ। ड्यूरिंग द लेट 19th century द इंडस्ट्रीज दैट केम अप इंक्लूडेड आइदर प्लांटेशन और मशीन इंडस्ट्री, यानी या तो बागान उद्योग थे या यंत्र आधारित उद्योग थे। अब प्लांटेशन इंडस्ट्री में क्या आते हैं? टी इंट्रोड्यूस्ड इन द 19th century went on to become the biggest plantation industry within a short span of time। यानी बहुत कम समय में चाय, जो 19वीं शताब्दी में भारत में चाय का प्रयोग आरंभ हुआ था, तो बहुत कम समय में ये बागान उद्योग भारत में फलने फूलने लगा। द टी गार्डन्स लोकेटेड इन असम, बंगाल एंड साउथ इंडिया स्टीडली increased their production, and by the early years of the 20th century Indian tea became a larger in the world tea market। यानी भारत में असम, बंगाल और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में चाय का उत्पादन बढ़ने लगा और भारत दुनिया के बाज़ार में चाय का एक मुख्य निर्यातक बन गया। इट फाउंड इट्स बिगेस्ट मार्केट इन इंग्लैंड, और चाय का बाज़ार सबसे बड़ा बाज़ार इंग्लैंड बन गया। कॉफ़ी, सिनकोना एंड रबर वेयर द अदर आइटम्स ऑफ द प्लांटेशन इंडस्ट्री विच फाउंड ए वर्ल्ड वाइड मार्केट। यानी चाय के बाद कहवा, सिनकोना और रबर, ये भी बागान उद्योग के उत्पाद थे, जिसका व्यापक रूप से बाजार था पूरी दुनिया में। हाउएवर इट वाज द ब्रिटिश कैपिटल विच मोनोपोलाइज्ड टिल द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। लेकिन इन उद्योगों पर भी अंग्रेज़ों का एकाधिकार हो गया जब तक उनका शासन रहा भारत में। मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी मशीन आधारित उद्योग। मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज बिगन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century। ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस वेयर द कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री। यानी भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग थे और जूट उद्योग, ये मशीन बेस्ड इंडस्ट्री थे, यानी मशीनों से चलते थे। इसका आरंभ 19वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में शुरू हुआ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेड ए स्टेडी प्रोग्रेस एंड जस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वार इंडिया रैंक 4th among द लीडिंग टेक्सटाइल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड।
यानी दुनिया के अग्रणी वस्त्र उद्योग के उत्पादकों में भारत चौथा स्थान हासिल कर लिया प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने से पहले। While most of the jute mills were owned by the British, a number of textile mills were owned by the Indians too. यानी अधिकांश जूट मिलों पर अंग्रेजों का अधिकार था, लेकिन कुछ मिलों पर भारत के लोगों का भी अधिकार था। Now move to the next topic, next page. Cotton mills were mostly set up at, तो भारत में जो वस्त्र उद्योग के जो कारखाने लगे वो मुख्यतः गुजरात के अहमदाबाद, महाराष्ट्र का बॉम्बे और मद्रास में स्थापित हुआ। द फर्स्ट कॉटन मिल वाज सेटअप इन 1853 इन बॉम्बे। यानी पहली जो वस्त्र का सूती वस्त्र का जो मिल लगा वह यानी कारखाना बना वो 1853 में बॉम्बे में स्थापित हुआ। द प्रोड्यूस्ड कॉटन यार्न फॉर द कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। यानी ये कारखाने जो थे भारत के कुटीर उद्योग के लिए धागे बनाते थे। डिस्पाइट स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंग्लैंड एंड लेटर जापान, इंडियन कॉटन इंडस्ट्री कंटिन्यूड टू डेवलप। जापान और इंग्लैंड से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारतीय वस्त्र उद्योग लगातार विकास करने लगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, हेवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग। द मॉडर्न इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड आयरन एंड स्टील, सीमेंट, केमिकल एंड पावर विच आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर अदर इंडस्ट्रीज। यानी जो बेसिक उद्योग धंधे होते हैं जो सभी उद्योगों में काम में लाए जाते हैं वो हैं आधुनिक उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, रासायनिक और बिजली। इनका इस्तेमाल अन्य उद्योगों में भी होता है। कोल एट दिस टाइम रिमेन द बिगेस्ट सोर्स ऑफ पावर। उस समय जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत था वो कोयला था। विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज द डिमांड फॉर कोल केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। और जब अन्य उद्योगों का विस्तार होने लगा, रेलवे का विकास होने लगा, तो कोयला की मांग और बढ़ने लगी। इंक्रीजिंग फ्यूलिंग द कोल इंडस्ट्री, इट वाज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन द आयरन स्मेल्टिंग प्रोसेस विच बिगन इन 1874। यानी 1874 में लोहा के पिघलाने के लिए कोयले की आवश्यकता पड़ने लगी। 1874 में जो लोहा पिघलाने का कारखाना लगा उसमें कोयले की आपूर्ति होने लगी। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया डिड नॉट हैव ए ग्रेट बिगिनिंग। यानी भारत में जो लौह इस्पात उद्योग की जो शुरुआत थी वो कोई अच्छी नहीं थी। हाउएवर अंडर जमशेदजी टाटा इट टुक द शेप ऑफ द फेमस टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। लेकिन जब जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी स्थापना की तो इस क्षेत्र में भी भारत अग्रणी उत्पादक बना। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी। यानी उपनिवेशवादी नीतियों का प्रभाव क्या पड़ा उस पर चर्चा करेंगे। डिस्पाइट द प्रोग्रेस मेड बाय द इंडियन इंडस्ट्री, द पेस एट विच दे ग्रीव टिल इंडिपेंडेंस वाज एक्सट्रीमली स्लो। यानी भारतीय उद्योग की प्रगति या उन्नति के बावजूद इसकी जो गति थी वो बहुत धीमी थी। भारत की आज़ादी तक द इंडस्ट्रीज वेयर फ्यू इन नंबर एंड कुड बी फाउंड ओनली इन सम एरिया। उद्योग धंधों की संख्या बहुत कम थी और वो भी कुछ खास क्षेत्रों में अवस्थित थी। फर्दर ए नंबर ऑफ दीज वेयर ओन्ड बाय द ब्रिटिश and hence the profit earned was sent to Britain. और इन उद्योग धंधों के भी मालिक अंग्रेज थे और इन उद्योगों से जो मुनाफा होता था उसे ब्रिटेन भेज दिया जाता था। द ब्रिटिश फॉलोड इकोनॉमिक पॉलिसी दैट डिड नॉट सर्व द इंडियन इंटरेस्ट। यानी अंग्रेज़ों ने ऐसी आर्थिक नीति का अनुसरण किया जिसका भारतीय हित से कोई लेना देना नहीं था। एंड मेड डेलिब्रेट अटेम्प्ट्स टू कीप इंडियन इंडस्ट्रीज इन ए सबऑर्डिनेट पोजीशन। यानी भारत के उद्योगों को वे अपने अधीन रखना चाहते थे अपनी मुनाफा के लिए। द चेंजेस दैट अकर्ड इन द
handicrafts and textile industries under the British rule played a vital role in the rise of nationalism in the 19th and the 20th century. तो जो भारत में हस्तकरघा उद्योग और वस्त्र उद्योग में जो परिवर्तन हुए अंग्रेजों के शासन के द्वारा, उस वजह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ. देयर वाज कंटिन्यूअस अपोजिशन टू India's drain of wealth and the failure of the British government in developing Indian resources and protecting its indigenous industries. यानी 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत के लोगों ने, भारत के राष्ट्रवादियों ने, आंदोलनकारियों ने भारत से जो धन का पलायन हो रहा था ब्रिटेन, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना शुरू किया. एक संघर्ष प्रारंभ हुआ. Eventually it was only after India's independence that concentrated efforts were made to plan and develop the industries. और अंततोगत्वा भारत जब आज़ाद हुआ, उसके पश्चात भारत सरकार ने भारत के उद्योग के विकास पर ध्यान केंद्रित किया और प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में उद्योग धंधों का विकास प्रारंभ हुआ. I think you will have understood the concept of the chapter. Read the chapter once again, pick out difficult words and try to find out meaning using a dictionary. We will meet in next video. Till then, take care of your health. नमस्कार.